नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूएन में डोनाल्ड ट्रंप के भाषण पर। किसी को छोड़ा ही नहीं। रूस को, राष्ट्रपति पुतिन को कागजी शेर बता दिया। भारत और चीन पर फिर उनका नजला गिरा है। हालांकि कोई नई बात नहीं है, लेकिन यूएन के मंच का इस्तेमाल करना और वहां पर इस तरह की बातें करना, आमतौर पर होता क्या है कि यूएन में आप जाते हैं, उस मंच का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने देश की कुछ बेहतरी बताएंगे, आगे की प्लान बताएंगे, आपने क्या किया है उसकी जानकारी देंगे, पूरी दुनिया के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप तो मठाधीश हैं, आप महाशक्ति हैं दुनिया की, तो आप दुनिया में क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी देंगे। फिर से वही राग अलापना के 7 देशों में हमने शांति करवा दी और युद्ध रुकवा दिया। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो केवल पुतिन पर, केवल रूस पर या चीन पर या भारत पर ही नहीं, यूरोप पर भी अटैक किया और ये कहा कि भाई यूरोप के देश भी रूस से ऊर्जा यानी ईंधन खरीदना बंद नहीं कर रहे हैं। तो भाई आपकी सुन कौन रहा है? फिर आपके देश के भीतर भी आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। तो एक्चुअल में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने लेखक और रक्षा सुरक्षा जियोपॉलिटिकल मामलों के भी जानकार कर्नल अजय रैना साहब। तो अजय जी को जोड़ते हैं और फिर जरा समझने की कोशिश करते हैं डोनाल्ड ट्रंप इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत है आपका जी। तो ये ट्रंप साहब की ये भड़ास, ये कुंठा, ये यूएन में भी जारी है। अब कोई फ्रस्ट्रेट होने पे आ जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता ना। फ्रस्ट्रेशन एक ऐसा एलिमेंट है नेचर का जिसको आपको खुद ही डील करना पड़ता है। बाहर वाला कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ये सोचें कि बाहर वाला सरेंडर करेगा तो आपकी फ्रस्ट्रेशन खत्म होगी, तो अगला अगला सरेंडर नहीं करेगा तो फिर क्या करें। कल बेचारे हो गए, उनका तो लिफ्ट ही रुक गई पहले जैसे कदम रखा उन्होंने एस्केलेटर पे तो वही रुक गया, तो शगुन ही उनका बुरा हो गया। फिर टेलीप्रॉम्प्टर। जी हाँ, जाओ, हाँ वो भी हुआ। तो बेसिकली आई थिंक दुनिया की जो अनसीन शक्तियां और एनर्जी वो भी तंग आ चुकी है इससे। इसका जो चोंचले हैं ना, तो देखिए, मैं हमेशा हम क्या बात करते हैं कि सुपर पावर है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कंडक्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होगा। मोदी जी एक देश के, हमको छोटा देश नहीं है मगर हम सुपर पावर नहीं है, फिर भी देखो हमारा बिहेवियर देखो कि कैसा है, मैच्योर्ड, बैलेंस्ड, कोई फालतू की झिकझिक नहीं। इसने तो सारी हदें क्रॉस कर दी। तो पहले समझ आया ठीक है, ट्विटर पे कर रहा है, डिप्लोमेटिकली जो डेलीगेशन आते हैं वैसे बातें नहीं होती, ये तो डेलीगेशन में आता नहीं है। अब फिर वो ट्विटर पे करते करते फिर इसने भाषणबाजी स्टार्ट कर दी, फिर इसके सारे सहयोगी साथ में कूद पड़े और अब ये बात आ गई कि यूएन के मंच पर खड़े होकर ये बातें कर रहा है। अगर कोई इसको पूछे कि रूस, जो लोग लड़ाई को समझते हैं ओमकार जी, जिसके मैं भी अपने आप को बोलूँगा कि थोड़ा बहुत समझता हूँ क्योंकि मैंने भी ऑलमोस्ट 30 साल फौज को दिए हैं, जो टॉलरेंस पुतिन साहब ने दिखाई है, ऐसा नहीं है कि पुतिन जो है या रूस जो है वो यूक्रेन को रातों रात तबाह नहीं कर सकता, एक बटन दबाने की देर है। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाई है और इसका सबूत अगर हमें चाहिए तो हमें 2015 में जाना पड़ेगा, जब टर्की ने सीरिया बॉर्डर पे रूस का जेट गिरा दिया था और ये क्लियर था कि ये एर्डोगन ने खुद, प्रेसिडेंट ने उसको क्लियर किया था, ओके बोला था, तो रूस ने उसको सैंक्शन लगाए थे। जब सैंक्शन लगे टर्की के ऊपर तो टर्की जो बड़ा गुंडा बन के घूम रहा था, इनके प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट की मीटिंग और मॉस्को गया। 5 घंटे उसको वेटिंग रूम में बिठा कर रखा पुतिन ने, अंदर चाहे वो सो गया होगा या खाना खा रहा होगा पता नहीं। 5 घंटे टर्की के प्रेसिडेंट को कुर्सी पे बिठा कर रखा और फिर लोग मजाक करते हैं कि पीछे पोर्ट्रेट उसकी लगी हुई थी जिसने ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म किया। तो इतना बेइज्जत किया, फिर उसको अंदर बुलाया। उसके अंदर बुला के उसको क्या माँ बहन की एक की होगी पता नहीं, क्योंकि पुतिन है, माफ़ी मांगी उसने और उसने प्रॉमिस किया कि मैं ज़िंदगी में दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो फिर और उसके अलावा उसने जो कॉम्पनसेट किया पैसे, जो उसका जहाज़ का और पायलट का जो भी फैमिली को दिया। तो ऐसे ये एक बिहेवियर होता है, जब स्ट्रांग हो आप,
दुनिया बात करती है, तो उसको आप ये कह रहे हो कि तुम लोग कागजी टाइगर हो, तो तुम क्या हो भाई? तुम वियतनाम में क्या करके गए? अफगानिस्तान से तुम भाग के निकले हो, इराक को तुम जलता छोड़ गए, जहाँ आपने हाथ डाला उस इलाके का बेड़ा गर्क किया आपने, वहाँ के लोगों को लूटा, फिर खुद ही रिकंस्ट्रक्शन करवा के और लूटा, और फिर वहाँ से निकल लिए। तो ये पेपर टाइगर कह के आप क्या कहना चाहते हो? आप उकसाना चाहते हो पुतिन साहब? वो नहीं उकसाएंगे, वो उकसाने में नहीं आएंगे, वो केजीबी ऑपरेटर हैं, उनको दुनिया चला, उनको पता है दुनिया से कैसे डील करना है। इस टाइम मंशा बड़ी क्लियर है कि ये जो मर्जी बोले कि मैं लड़ाई रुकवाना चाहता हूँ, ये वो करना चाहता हूँ, ये चाहता है लड़ाई लगी रहे। जैसे उसने कहा कि रशिया को हराना तो यूक्रेन और यूरोप कभी भी, और यूक्रेन तो अपना एरिया वापस लेगा, वो तो रशिया में भी घुस जाए। तो देखो आप टोटली उकसा रहे हो कि मैं बाहर बैठ के तमाशा देख रहा हूँ, हथियार तुमको मैं बेचूंगा, ईयू वाले पे करेंगे और तुम लड़ो मरो। आपको याद होगा जब अलास्का की मीटिंग खत्म हुई थी तो आपके प्लेटफॉर्म पे बात हुई थी, तो मैंने उसने कहा था कि ये यूरोप को बेच के आया है रशिया के हाथ में, ये साइड पे खड़ा हो गया, इसने अभी सिर्फ हथियार बेचने हैं, और बेचने के लिए लड़ाई लगी रहे, ये इसके फेवर में है, इसके एडवांटेज है। यूरोप का ये हाल है। अब बात निकली तो यूरोप की भी कर लेते हैं कि जी जी। आज नीदरलैंड में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंग्लैंड में तो हो ही रहे हैं। एक दिन आज इमिग्रेंट्स आ जाते हैं, अगले दिन ब्रिट्स आ जाते हैं, आपस में गालियाँ वाले निकालते हैं। फ्रांस का बुरा हाल है, जर्मनी आज टूटा कल टूटा इकोनॉमिकली। तो जब ऐसे देशों ने जिन्होंने अय्याशी की हो, कॉलोनी बना के भारत जैसे कॉलोनी को लूट लिया, अफ्रीका पूरा लूट लिया, कौन सा देश है जिसने लूटमारी नहीं की हो? जब उनके ऊपर संकट आता है तो ये हमेशा लड़ाई की तरफ रुख करते हैं। इनको लगता है लड़ाई करने से दो फायदे। पहला फायदा ये कि दुनिया का ध्यान बढ़ जाएगा अपने देश का, जो अंदर मारा मारी पड़ी है, लोग थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी नहीं बोलता जब लड़ाई लगी हो देश की। और दूसरा, वो नौजवान जो कि स्ट्रीट में आके प्रोटेस्ट कर सकते थे, आगजनी नहीं कर सकते थे, उनको अभी आओ फ्रंटियर पे भेज दो लड़ने और मरने के लिए। तो दोनों तरफ से लीडर के बेटे तो जाते नहीं, आम कॉमनर बंदा। दूसरा, जो यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट है, उसने पिछले हफ्ते स्पीच दी और उसने कहा कि हम बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी की तरफ देख रहे हैं। तो क्या लड़ाई नहीं लगाएंगे यूरोपियन देश, तो क्या एक और लॉकडाउन करवाएंगे दुनिया में, ताकि फिर एक ध्यान बढ़ जाए सबका? तो बेसिकली इस टाइम बिल्कुल अंगारों के ऊपर बैठी है दुनिया, और ये ट्रंप जो है वो बाहर बैठ के उस भट्टी को नीचे से हवा दे रहा है। वो चाहता है कि लड़ाई लगे, यूरोपियन नेशंस भी चाहते हैं लड़ाई लगे ताकि ध्यान बढ़ जाए। ये तो पुतिन साहब को सल्यूट करना चाहिए कि वो उसको उस लेवल पे तक नहीं लेके जा रहे कि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाए। अदरवाइज औकात की बात करें, किस नेटो कंट्री में अमेरिका के अलावा औकात है कि वो यूक्रेन में अपनी फौज उतारे? है ही नहीं। 70,000 की फौज लेके यूके बैठा हुआ है पूरी, 25 टैंक ऑपरेशनल है, क्या लड़ाई लड़ेगा? जर्मनी किसी टाइम पे पावर होता था, मेजर इकॉनमी, वो भी अभी खत्म हो रखी है। फ्रांस का हाल आप देख रहे हैं, और इनके प्रेसिडेंट्स के इनका नाम अगर लिखें और आप सर्च करें तो कोई जॉन सोरस का पाला हुआ कुत्ता दिखता है, कोई ब्लैक रॉक का मेंबर है, कोई फलाने बैंक का मेंबर है। तो यहाँ तो टोटल बिजनेस चल रहा है, और बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रही है यूरोप में, तो लड़ने मरने पे आ गए। तो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर, और ये बातें यूएन में खड़े होकर करना, ऐसे बोलना, अगर लीडर होता तो अप्रिशिएट करता कि मैं रशिया की अप्रिसिएशन करता हूँ कि वो अपना सब्र दिखा रहा है। आप मिसाइल्स भेजने का डिसीजन कर रहे हो कि आप यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल भेजोगे, 3,000 मिसाइल्स आई थिंक, और उससे क्या होगा? मॉस्को में जब हिट लगेगा तो पुतिन ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि पुतिन आगे से बढ़ के और यहाँ पे किसी पे ठोक दे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या कुछ बड़ा वाला बॉम्ब, और फिर युद्ध छिड़ जाए। तो बड़े ही घटिया किस्म की लीडरशिप है। अगर इसको वर्ल्ड लीडर मानते हैं तो अब तो लोगों ने मानना ही बंद कर दिया। ये वर्ल्ड लीडर नहीं रहा, ये वॉर मॉन्गर है। और कोई भी बड़ा नेता लड़ाई की तरफ अगर दुनिया को ले जाए तो उसको दुनिया कभी भी, हिस्ट्री उसको माफ़ नहीं करेगी, ये नुकसान करा देगा। मुझे उसकी चिंता है। बाकी ये फ्रस्ट्रेटेड है तो होता रहे, अपने करतूत है इसकी। जी अजय जी, रूस ने भी हिसाब किताब चुकता किया है, पलटवार किया है इनके ऊपर, और ये कहा है कि ये बिजनेसमैन है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, और ये बिजनेस कर रहा है। ये पूरी दुनिया को धमकाने की कोशिश कर रहा है कि रूस से सस्ता ईंधन ना खरीदें, गैस ना खरीदें, और हमसे महंगा गैस और तेल खरीदें। उन्होंने कहा कि और कोई गेम नहीं है इस आदमी का, यही गेम है कि ये अपना तेल बेचना चाहता है, और रूस से जो लोग खरीद रहे हैं उनको धमका रहा है, वो चाहे चीन हो, भारत हो
यूरोपियन कंट्रीज हों, सबको धमका रहा है। तो देखिए डिस्कोर्स किस लेवल पे पहुंच गया। यूएन एक ऐसा, जब मैं यूएन कहता हूँ, जब यूएन के अंदर बात होती है, यूएन के रिलेटेड बात होती है, जब उस टाइम जब कोई अंदर लीडर जल्दी क्या है कि जो भी किसी पे इल्ज़ाम लगाता है उस कंट्री को अपने आप को डिफेंड करने का एक वहाँ पे 5 मिनट दिए जाते हैं। इन एडिशन जो यूएन के अंदर बात होती है उसका रिएक्शन बाहर से आ रहा था, उसको आप यूएन के साथ ही जोड़ के देखेंगे। वो एक प्लेटफॉर्म जिसको बनाया गया था कि लड़ाइयाँ बंद हों, लोग ईर्ष्या द्वेष छोड़ के यहाँ बैठ के मिलें और मसले सॉर्ट करें। इसका उसका रंग रूप देखो क्या हो गया आज, कि वहाँ वॉर मॉन्गरिंग की बात हो रही है, लड़ाई लड़े जाने की बात हो रही है कि तू पेपर टाइगर है, मतलब तो न्यूक क्यों नहीं मार रहा, इमेजिन किए। अब जो रशिया जो जवाब दे रहा है, अगेन ये इंटरनेशनल डिस्कोर्स में कहाँ सुनते थे हम ये लोग, हमने आपने भी कितनी दुनिया देखी है, तो बड़ा ही एक डिग्रेड कर दिया है, गलत। और रशिया ने जो बोला बिल्कुल सही बोला है, उसमें गलत तो उसने कुछ नहीं बोला। आपका नेटो जो है, नेटो का मेंबर टर्की है, उसका इंपोर्ट भारत के इंपोर्ट के बराबर है, ईयू का भी बराबर है, वो आपको नजर नहीं आते। यूएस जो खुद इंपोर्ट कर रहा है, पहली बार जब इसको रिपोर्टर ने घेरा तो उसने कहा अच्छा हम कर रहे हैं, मैं चेक करता हूँ। और दूसरी बार अभी जब फिर घेरा, फिर क्वेश्चन पूछा कि आप यूरेनियम लेते हो, तो पहली बार तो बोला मुझे पता ही नहीं, तो अभी बोलता है अच्छा क्या हम लेते हैं। तो आई मीन ये नौटंकी जो है ना आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में, जहाँ लोग एक एक चीज़ कैप्चर करते हैं, बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं लीडर की, हाथ किधर है पैर किधर है, लोग एनालाइज करते हैं। आप ये लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वो ज़माना चला गया। लेकिन इसका खतरा ये होता है ओमकार जी कि ऐसा एम्बिशियस बंदा, जब तक, जैसे रूस का बिजनेसमैन है, हम भी सब जानते हैं बिजनेसमैन है, इसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं, तो जब तक इसके पैसे बन रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं $8 बिलियन कमा चुका है, ये पर्सनल ग्रोथ हो चुकी है इसकी कंपनी की आने के बाद, तो ये बस ये कुछ ड्रामा करके चलाएगा। जिस दिन इसको लग गया कि अब प्रॉफिट मेकिंग खत्म है और आगे कुछ होने वाला नहीं है, तो ऐसा बंदा, ये वो बंदा है जो अपने देश को और दुनिया को एक बड़े महायुद्ध में झोंक सकता है। और वो एक चिंता है जो हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि इस बंदे के जितना ये बोलता है कि लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो, उतना ही लड़ाइयों को सपोर्ट कर रहा है और उकसा रहा है लोगों को। तो रूस का जवाब भी बिल्कुल ठीक था, और उस दिन पाकिस्तान को भी इसराइल ने जवाब अच्छा दिया था। और अभी देखिए आप, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट उठा और उसने क्या बोला कि इसराइल को आप सम्मान दीजिए, इसराइल को लुक आफ्टर कीजिए, सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है पॉपुलेशन वाइज। एंड एक हवा ऐसी चलनी शुरू हुई है कि पता नहीं चल रहा कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है। और ऐसे टर्बुलेंट टाइम में वर्ल्ड लीडर्स को बड़े सेंसिबली काम करना चाहिए, जो ट्रंप अनफॉर्चुनेटली नहीं कर रहा। लेकिन अजय जी, मैं इनका भाषण देख रहा था, एक जगह पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि रूस करीब 3.5 साल से युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन के खिलाफ। ये तो एक सप्ताह का काम था, और ये कहते हैं कि इससे पता चलता है कि रूस जो है वो बस कागजी शेर है, उसके बस का कुछ नहीं है। यानी रूस को उकसा रहा है कि तू जरा एक हफ्ते में लड़ाई खत्म करके दिखा, यानी तू और ज्यादा बमबारी कर उसके ऊपर और सत्यानाश कर दे उसका। दूसरे फिर ये कहते हैं कि साहब, जो ये नाटो के देश रूसी ऊर्जा ले रहे हैं, ये अक्षम्य है, अक्षम्य है ये। यानी ये नाटो देशों को भी एक तरीके से हड़काने की कोशिश कर रहा, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा, ये रूस को भी उकसा रहा है, और ये जेलेंस्की से भी मुलाकात कर रहा है वहां बैठ करके। जेलेंस्की ने जब इन्होंने कहा कि चीन और भारत वित्त पोषण कर रहा है रूस का, इसलिए लड़ाई लंबी चल रही है, तो मैं जेलेंस्की का भी बयान देख रहा था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारत इस युद्ध में यूक्रेन के पक्ष में है। ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ दिक्कतें हैं, उनको मैनेज किया जा सकता है। मतलब वो इनसे ज्यादा समझदारी दिखा रहा है इस मामले में। वो हमसे तेल खरीद रहा है ना, उसको पता है ना कि बोलना बड़ा आसान है कि तेल रोक दिया भारत ने तो पीछे लेने के देने पड़ जाएंगे। आपने बिल्कुल सही पहले इसकी जो कंक्लूजन निकाला था कि वो कहता मेरे से खरीदो। अब यूरोपियन को वेस्ट एशिया की गैस है, रशिया की सबसे चीप पड़ती है, नेचुरली बगल में है। यूरोप को अमेरिका से खरीदना तो दूर की बात, महंगी तो पड़ेगी। अमेरिका कब उस टूटी को बंद कर दे इनको ब्लैकमेल करने के लिए, वो भी एक डर है उनको। रशिया ने लड़ाई के टाइम भी सप्लाई बंद नहीं की, ये भी देखें आप। हालांकि इन्होंने एक पाइपलाइन उड़ा दी अमेरिकन और यूक्रेनियन से मिलके। तो ये जो उकसाने, वही ना, आप उकसा रहे हो देश को, आप ये नहीं सोचते रिजल्ट क्या होगा अगर पुतिन ईगो में आ जाए। और आज जो
बिल्कुल बर्बाद कर दे यूक्रेन को। आगे वहाँ यूक्रेन में बचे कितने लोग हैं? 2 मिलियन लोग, जवान लोग, लड़के उनके मारे जा चुके हैं। एक देश जो कि किसी टाइम न्यूक्लियर पावर था, उसको आपने इस कगार पे खड़ा कर दिया सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, सिर्फ अपने नेटो का एक्सपेंशन। और नेटो जब बात करते हो आप, तो हम सब समझते हैं कि नेटो तो पूरा इधर वेस्ट में बैठा हुआ है, वेस्ट यूरोप में, यूरोपियन कंट्री, वेस्ट यूरोप में, यूरोप में। बट सबसे बड़ा गुंडा तो उस इलाके का फाइनेंसर और चलाने वाला तो नेटो, वो अमेरिका है। तो अगर भाई तुम्हारे नेटो वाले नहीं खरीद रहे और तुम्हें लग रहा है कि तो तुम उनसे बात करो ना। तुम्हारे नेटो की अपनी कमेटी है, तुम्हारे जनरल साहब है, तुम यहाँ आके बैठा हुआ था लीडर्स के साथ, या यूएन में आगे क्यों बोल रहा तू? इसका ये मतलब ये भी है कि इसका फिर नेटो वाले नहीं सुन रहे, क्योंकि फ्रांस तो उसकी बात नहीं सुन रहा क्लियरली। टर्की रशिया के साथ डील करता है, उसकी तो पाइपलाइन चल रही है, वो क्यों सुनेगा? बचा यूक्रेन, तो यूक्रेन में यूके, तो यूके में जाके मेयर और उसके बारे में उल्टा सीधा बोल के आ गया। तो ये ना एनार्किस्ट है। बिजनेस में जो बंदा खुद ही मान चुका है कि मैं डिस्ट्रप्शन पैदा करता हूँ और उसके बाद मैं नेगोशिएशन करता हूँ, तो जब वो पॉलिटिकल सर्कल में और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आता है तो ये एनार्की क्रिएट करता है और फिर उसका फायदा उठाना चाहता है। वो बिजनेस नहीं है, वो नहीं काम चलेगा। एनार्की क्रिएट करोगे आप तो फिर आप बेसिकली, एनार्की से क्या होता है कि आप एक सिस्टम को तोड़ देते हो और फिर जो लोग हैं अफेक्टेड हैं वो आपस में खुद ही सिस्टम बना लेते हैं। यही है ना बेसिकली। क्या है कि एक सरकार जब चलती है तो उसको, उसका एक सिस्टम है, उसके डिपार्टमेंट्स हैं, उसकी मिनिस्ट्रीज हैं, लोग उनके रूल्स उसमें काम करते हैं, उसके बदले में अपना टैक्स पे करते हैं और सरकार चलती है। बेसिकली लेन देन का जो सिस्टम होता है। एनार्की उस टाइम, अगर डेफिनेशन, बेसिकली एनार्की की डेफिनेशन ये है कि बाउंड्री कोई नहीं, जो कि यूरोपियन यूनियन का फाउंडेशन जो हुई थी ना, वो इसी बेस पे हुई थी कि यूरोपियन यूनियन एक बिना बाउंड्री के एक रीजन होगा जिसमें दुनिया के साथ डील किया जाएगा एज वन दिस थिंग। तो वो अनार्की थी एक्चुअली, जिसको जिन्होंने एडवोकेट किया वो जर्मन फिलासफर और बैंकर थे। हम सबको मार दिया, मरवा दिया था यूएसए ने 60s 70s 80s में। तो अगर आप अनार्की क्रिएट करते हो तो क्या होता है देश के अंदर कि लोग, जैसे आप और मैं हैं, आप एक पैसे वाले इंसान हो और मैं एक जमींदार हूँ, किसान हूँ, तो सिस्टम खत्म हो चुका है, एमएसपी नहीं मिल रही, सरकार ने वो सप्लाई सिस्टम बंद हो गया, तो मैं, पर आपको तो अनाज चाहिए और मुझे पैसे चाहिए, तो मैं आपको अनाज दूंगा, आपसे पैसे लूंगा। जब आपके पास भी पैसे नहीं है, जब मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो मैं आपको अनाज दूंगा, आपसे फ्रूट लूंगा, बार्टर पे आ जाऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि जो सरकार को जो टैक्स मिलना था, अगर मैं अपनी फसल मार्केट में बेचता हूँ और आप आटा और चावल दुकान से खरीदे जीएसटी पे करके, वो जो टैक्स जनरेट होना था और जो इनकम टैक्स लगना था जहाँ पे फार्मर्स पे टैक्स है, वो सब खत्म हो गया। तो उसको बोलते हैं नारकी। पॉपुलेशन के हिसाब से नारकी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आप ग्लोबल ऑर्डर में या किसी देश के ऑर्डर में जो अनार्की लगाते हो तो देश टूट जाता है, बिकॉज जब सरकार चलने के काबिल नहीं रहती। तो ये यही कुछ करना चाहता है। जब ये यूरोप के बारे में बात करता है, जैसे आज देखिए आप, हमारे लेह में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, सब डीप स्टेट की कहानी है। तो आप अगर, जिस इकोनॉमिक व्यवस्था चरमरा चुकी है यूरोप की, और वो लड़ाई की तरफ इसलिए जा रहा है कि हमारे लोगों का ध्यान बढ़ जाए, और जिसके अंदर डेमोग्राफी चेंज इतना बड़ा हो रहा है कि पूरे का पूरा अरब उठ के यूरोप और यूके में घुसा हुआ है, ईयू और यूरोप में, आप उसके बारे में बात कर रहे हो यूएन के प्लेटफॉर्म से, तो आप उनके लोगों को भी उकसा रहे हो कि तुम्हारी सरकारें जो हैं वो रशिया से सामान लेती हैं, तेल लेती हैं, और इसलिए लड़ाई चल रही है। तो वहाँ भी कल को पता चला एक डीप स्टेट का वहाँ भी पप्पू खड़ा हो जाएगा और वो वहाँ मैक्रोन और उनको पीटना शुरू कर देंगे। तो नहीं अच्छा है ये, किसी भी, ना देश के लिए अच्छा है, ना किसी दुनिया के लिए अच्छा है। और ये जो हरकतें कर रहे हैं ना अभी जो अमेरिका की ग्राउंड पे, तो ये सिचुएशन है कि लोग कह रहे हैं कि यार ये जो हमारा गलत चॉइस होगी, इसके जो चुनने वाले भी परेशान हैं। रिपब्लिकन्स में भी दरार पड़ चुकी है काफ़ी ज़्यादा। 2-4 लोगों, अभी देखो आप, रूबियो एक थोड़ा सा प्यार वाला स्टेटमेंट दे देता है, पर दुनिया बेवकूफ़ नहीं है ना। बिल्कुल। जब हमारी इंदिरा गांधी जी को निक्सन ने अपने दरवाजे के बाहर खड़ा रखा था, तो वो खबर धीरे धीरे, बाद में एक फोटो आया, बाद में लोगों को सुनाई दिया, फिर लोग भूल गए। यहाँ तो कुछ होता कि नहीं होता, 2 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया में चीज़ वायरल हो जाती है। तो ये एक वर्ल्ड लीडरशिप करने, और इसलिए मैं कहता हूँ और रीसेट व्यू है जी। ये तो इतना बक्कड़ है, ये खुद ही जो है वो उस पर अपने ट्रुथ पर सारा कुछ उगलता रहता है, उल्टी करता रहता है। तो दूसरे में ये फिर उल्टे पर घूम भी जाता है, यू टर्न भी मार लेता है साथ में। तो कौन विश्वास करे जी। मैं ये पूछ रहा था कि अगर मैं गलत नहीं हूं, आप सही करेंगे मुझे, ये तो न्यूक्लियर पावर हुआ करता था ना यूक्रेन तो, जी और ये अमेरिका ने कहा कि भाई आप ये हथियार जो है ये खत्म करो,
उससे हथियार खत्म करवा दिए। उसके बाद बाइडन प्रशासन ने कहा कि तू इस गुंडे से भिड़ जा, पुतिन नाम के जो देश के मालिक हैं उससे भिड़ जा, हम पीछे खड़े हैं तेरे। और जब उसकी छिताई पिटाई शुरू हुई तो ये अपना हाथ खींच करके पीछे को हट गए। और ट्रंप ने कौन सा बाइडन से अलग काम किया है? व्हाइट हाउस में बुला करके जेलेंस्की के साथ जिस तरह का बिहेव किया, हालांकि मेरा मानना है जेलेंस्की भी इसी लायक है। तो इसलिए तो लेकिन आप एक राष्ट्र प्रमुख के साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हैं और उसके बाद उसको अपनी थ्रेट में लेकर के फिर उसको रेंगने के लिए मजबूर कर रहे हो और अब अपने हथियार बेच रहे हो, कह रहे हो नेटो देशों से कि भाई आप हमसे खरीदो और यूक्रेन की मदद करो। तो मतलब बिजनेस इससे इससे ज्यादा गुंडागर्दी और क्या होगी किसी महाशक्ति की? बिजनेस बिजनेस वाली गुंडागर्दी। ये जो आपने कहा कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने बुलाया और उसकी बेइज्जती की, जो आपने सही कहा उसके लायक ही था। ये चीज़ें हमेशा होती आई हैं हिस्ट्री में, लेकिन बंद कमरों में होती हैं। बड़ी बड़ी जूत परेड होती है कमरों के अंदर। तो ऐसे ही संसार चलता है। हमारी फौज में एक रूल है ओमकार जी, आप किसी अगर मैं सीनियर हूँ और आप मेरे से भी सीनियर हैं, तो मेरे नीचे जवान खड़े हैं ना, तो अगर आपने मेरे को डांटना ना, आप मेरे को साइड पे लेके डांटोगे। आप मेरे बिल्कुल। नीचे वालों के सामने मेरे को नहीं डांटोगे कभी, क्योंकि फिर मेरी क्या इज्जत रही। तो ये नहीं उस बेसिक रूल जो कटसीज डिमांड करती हैं। आप तो डिप्लोमेसी छोड़ो, एक घर के अंदर भी बड़े बंदे कोई हस्बैंड वाइफ होते, बच्चों के सामने हस्बैंड वाइफ के साथ तकरार हो जाए तो बच्चों को जाने का वेट करते हैं बात। ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो इसमें अराजकता फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये किसी का सगा नहीं है ओमकार जी। ना ये नेटो का सगा है, ना अपने देश का सगा है। ये सगा है अपने बैंक बैलेंस और अपनी ईगो। और जितने इसने यू टर्न मारे हैं और जो इसकी टीम इसके साथ बैठ के बातें करती है उल्टी सीधी, आप देखिए हमारे साथ कितनी हुआ कि पहले मोदी साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर वो जो फ़ोन आ गया, फिर बर्थडे विशेस हो गई, मोदी साहब ने रिएक्ट किया, सब हुआ। उसके बाद किया क्या, चाबार के ऊपर सेंक्शन लगा दिया, इधर वीज़ा का पंगा खड़ा कर दिया। और आज जो लेह में हुआ, आई एम वेरी श्योर उसमें निकल के सिग्नेचर नहीं के आने हैं यूएसए के, सीआईए के और हमारी कांग्रेस पार्टी का मिलीजुली। तो ज़मीन पे आप हर वो काम कर रहे हो जो भारत के विपक्ष में है। ऊपर आप जितनी बयानबाजी चाहे ट्रुथ सोशल पे कर रहे हो या किसी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, जैसे शहबाज शरीफ को उसने बड़े हाथ मिलाया 2 मिनट का, कल को मोदी साहब के साथ मीटिंग भी है इसकी आई बिलीव। तो हमें ऑप्टिक्स पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बंदा, इसको ना तो ऑप्टिक्स की समझ है ना इसको डिप्लोमेसी की समझ है। बिल्कुल बिजनेसमैन है, और एक ऐसा बिजनेसमैन बुली टाइप है जो अमीर है और जो अपने टर्म पे बिजनेस करता है। तो देशवासियों को ये समझना चाहिए कि भाई ये जो बोलता है इसको इग्नोर करो, जैसे मोदी जी इग्नोर करते हैं। जो ये बक करता रहता है, छोड़ दो, अपने काम में लगे रहो। यही तो मोदी जी ने किया ना, कि इसके साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं चाइना के साथ वीज़ा की बात कर लूँ, मैं रशिया के मार्केट खुलवा लूँ, कहीं ग्लोबल साउथ में काम करूँ। तो इसको ऐसे समझना चाहिए, इसको सुपर पावर का प्रेसिडेंट मान के मत चलें, ये बेवकूफ़ इंसान है। अच्छा, कुल भाषण जब मैं इनका देख रहा था, सुन रहा था, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। ये जो इन्होंने कहा कि मेरा और फर्स्ट लेडी का जब हम आ रहे थे एक्सेलेटर जो है वो बंद हो गया, यहाँ मैं खड़ा हुआ, मेरा टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया और ये चलाने वालों की तो कोई खैर नहीं है, मतलब उनको कोई नहीं बचा पाएगा। फिर बाद में यूएन ने कहा कि भाई अ, ये वो तो खैर एस्केलेटर तो छोड़ दो, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर तो आपका अपना स्टाफ चला रहा था, उसका यूएन से क्या मतलब है? तो तुम्हें जो करना है उसके साथ करो। फिर ये जो है कह रहा है कि यूएन में मुझे दो ही चीज मिली, एक तो वो एक्सेलेटर थम गया और दूसरा ये टेलीप्रॉम्प्टर प्रॉम्प्टर जो है ये खराब हो गया। क्या क्या मतलब आप कहना चाहते हो, किस तरह का मैसेज देना चाहते हो? और वहां भी आप राष्ट्रपति हो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, आप वहां खड़े होकर के धमका रहे हो कि टेलीप्रॉम्प्टर चलाने वाले की तो खैर नहीं है। क्लास 4 एम्प्लॉय के साथ आप टकराना चाहते हो, आपको ये भी नहीं पता किस देश का है, शायद आपका अपना ही हो। तो ये यही मैं कह रहा हूँ ना, आप ऐसी वाली चीज़ें दुनिया ने कभी देखी नहीं होते हुए। पर एक तरीके से हमें दुनिया को इनका धन्यवाद ही बोलना चाहिए। काफ़ी अमेरिकन एटीट्यूड, उनकी जो सोचने की तरीका है, इसने सामने ला के खड़ा कर दिया। हम सबको पता था अमेरिका धोखा देता, हम सबको पता अमेरिका दोगली बातें करता, सबको।
जो इसने अमेरिका का रूप दिखाया है वो हमें पुरानी स्टडीज में, किताबों में, ऑब्जर्वेशन में दिखता था, लेकिन पर्दे के पीछे दिखता था। और इस लेवल पे आना कितना वेंचफुल है। अगर देखिए, ये तो सीधी सी बात है, किसी ने जानबूझ के एस्केलेटर खराब नहीं किया। ये भी सीधी सी बात है, कोई भी अपनी नौकरी खराब नहीं करेगा टेलीप्रॉम्प्टर। तो ये खराब बिल्कुल। हुआ ना, हो गया। तो जहाँ पे आप इंडिविजुअल की इंटेंशन को डाउट नहीं कर सकते कि उसने कोशिश की लेकिन नहीं चला, खराब हो गया, टेक्निकल चीज है, उस पर आप बदला लेने की बात कर रहे हो। तो ये बंदा क्या भारत को माफ करेगा, जिसको ये दिखता है कि ये रशिया से तेल खरीदता है? हालांकि रशिया के तेल खरीद के रशिया की लड़ाई में हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम उनको रुपीज में पेमेंट करते हैं। और ये कहता है कि डॉलर लेके रशिया अपनी वार चला रहा है, तो डॉलर लेके फिर वो डॉलर से खरीदता कहाँ है? अगर रशिया को कोई डॉलर दे रहा तेल खरीदने के बदले में, जैसे चाइना ने दिए सपोज, और रशिया एज पर ट्रम्प उन्हीं डॉलर्स के साथ अपनी वॉर मशीन तैयार करता है, इसका मतलब डॉलर्स यूज कहाँ होता है? इंटरनेशनल करेंसी यूज होता है ना। तो रशिया आपके किसी दोस्त से कुछ ले रहा है, आपसे कुछ ले रहा है, और फिर वो आपकी पिटाई कर रहा है। तो ये सामने सामने आई मीन एक दुनिया का माहौल उड़ाया जा रहा है लोगों का। और इतना पैसा वेस्ट कर रहे हो आप यूएन जैसे हो। यूएन तो वैसे भी आपको पता है अभी खत्म ही हो चुका है, बट उसमें भी बिग ब्रदर तो यही है, उसका मेन फाइनेंसर यही है, उन्हीं की धरती के ऊपर उसका ऑफिस है। और फिर आके बातें करना है, आई मीन प्रेसिडेंट यूएन में यही बातें करनी थी तो फिर चुपाल ही लगा देते। फिर किस लिए इतना बड़ा हेडक्वार्टर, इतनी बड़ी संस्था बना के, करोड़ों रुपए का महीने का उनका बिल है, पीपल के नीचे बैठ के बात कर लेते हैं। खत्म करना तो कुछ है नहीं। क्या ही बात। ये यूएन को भी सुना गए। यूएन को कहा कि बड़े पत्र लिखने के अलावा और आप कर क्या रहे हो? कर रहे हो भैया, यूएन कोई बाहर से आया, चांद से आया? आप लोगों ने तो बनाया और आपने वीटो अपने पास रख ली। एक बंदा टेररिस्ट का नाम लेता है, दूसरा उसको कैंसिल कर देता है, उधर से वो टेररिस्ट का नाम खड़ा करता है, दूसरा उसको वीटो करता है। तो मजाक बना रखा है खुद आपने। और इजराइल वाले आते हैं, वो तो फाड़ फोड़ के डिक्लेरेशन को ऐसे यूएन में फाड़ के चले जाते हैं। सही बात है, चुपाल है ये, एक नौटंकी हुआ करती है, नुक्कड़, लो बजट वाली। इसको नुक्कड़ मोड में लाना चाहिए, कभी किसी देश में नुक्कड़ करके आ जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कभी खून दुनिया को चलाने चले। ऊपर से बड़ा नुक्कड़बाज सबसे बड़ा तो उनका प्रेसिडेंट। बेवकूफ लोग। अच्छा, ये भी बता गए कि मैंने 7 युद्ध रुकवाए। इसमें कंबोडिया, थाईलैंड, कोसोवो, सर्बिया, कांगो, रवांडा, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, मिस्र, इथोपिया, इसके अलावा आर्मेनिया और अजरबैजान। और बोला कि ये यूएन कुछ नहीं कर पाया, देखो मैंने 7 युद्ध रुकवा दिए। बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने बोल दिया हमने, इसने कोई बात नहीं की। कंबोडिया और थाईलैंड की फौजें फिर मोबिलाइज होकर हमने सामने खड़ी हैं। अजरबैजान का वो जो कॉरिडोर जिसने तेल चोरी करने के लिए बनाने की कोशिश करा, मुझे लगता नहीं वो बनेगा। और बाकी जो देशों के नाम आप गिन रहे हो, उसके लोगों को एटलस खोल के देखना पड़ेगा, ये देश भी हैं, ये भी हैं, इस नाम के देश कहाँ पे? रवांडा ववांडा ढूंढो यार क्या। और जो लगाई हैं, देखो लड़ाइयाँ रुकवाई तो चलो मान लिया रुकवाई, गाजा में क्या कर लिया? जो आपका सबसे अच्छा दोस्त बच्चा पाला हुआ इजराइल कर रहा है। देखो इजराइल ने जो किया वो ठीक किया, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रेच हो गया, बहुत लंबा हो गया। अभी ये कहीं रुक जाना चाहिए था। फटीक सेट हो गया लोगों के माइंड में, सपोर्टर्स भी डाउट करने लगे। आपने यूक्रेन में हथियार सप्लाई करके आपने क्या लड़ाई को, आप कहते हो कि रशिया हफ्ते में बंद करना चाहिए। अगर अमेरिका चाहे यूक्रेन की लड़ाई एक्चुअली 24 घंटे में बंद हो जाती है। अगर अमेरिका आज अनाउंस कर दे कि मैंने कोई हथियार नहीं देने, ना बेचने, ना इनको कोई सपोर्ट देनी इंटेलिजेंस की, तो देखे जेलेंस्की करेगा। लेकिन अमेरिका ऐसे करेगा नहीं ना, उसको हथियार बेचने हैं उसको। तो अब अपना फटा हुआ दूसरे गले में डालने की कोशिश कर रहे हो दुनिया ने। इसको कोई सीरियसली लेना, इसको चले जाना चाहिए एक्चुअली ओमकार जी। अमेरिका को ऐसा कुछ करना चाहिए कि बंदा सीन से हट जाए, नहीं तो अमेरिका की जितनी ये बेइज्जती करवा रहा है इंटरनेशनली, अमेरिका को भी रिकवर करने में टाइम लगेगा। अगर 5 साल 4 साल रह गया ना, पूरा जो रेपुटेशन इसकी खराब होगी अमेरिका की, उसको रिपेयर होने में बहुत टाइम लगेगा। डॉलर टूट जाएगा इन द मीनवाइल, और उसके बाद अमेरिका चाहेगा भी तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो पावर रहेगा ही नहीं अगर डॉलर टूटना शुरू हो गया। और लोगों ने ऑलरेडी, यूएई ने तो देखो आप, यूएई करेंसी में हम डील कर रहे हैं, रशिया को भी यूएई की करेंसी हम पे कर रहे हैं, दिनार। तो ये तो दुनिया ने ऑलरेडी स्विच करना शुरू कर दिया है। और आई बिलीव 84 कंट्रीज ब्रिक्स में अभी शामिल होना चाहती हैं, 84। तो उसके बाद क्या यूएन और क्या यूएस खात्मे की तरफ जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आपने की है। अजय जी, आखिर में मैं ये चाहूंगा, ये जो लेह लद्दाख में हुआ है, ये क्या है? इसके पीछे कौन है? कुछ कुछ खबरें तो आ रही हैं कि कुछ कांग्रेस के नेता थे, घायल भी हुए हैं, उनमें से एक तो उनको अस्पताल भी भेजा गया है।
ये इसके पीछे का कुल मिलाकर के मकसद क्या है? नेपाल बनाना चाहते हैं क्या? ये डीप स्टेट की कारस्तानी है ओमकार जी। मैं तो लेह में रहा हूँ, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं वहाँ पे। लेह उसी तरीके, लद्दाख आई मीन, जिसमें लेह और कारगिल दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कारगिल बेसिकली शिया मुस्लिम डोमिनेटेड है और जंस्कार इलाकों को छोड़ के, और लेह बेसिकली बुद्धिस्ट है, हालांकि यहाँ भी 55-45 रेशो है। तो इनमें इनकी शुरू से डिमांड थी कि हमें भाई तुम कश्मीर की गुंडागर्दी से बचाओ, जो हम जम्मू वाले आज हम रो रहे हैं। तो पहले हम जम्मू और लद्दाख वाले दोनों रोते थे। फ़र्क ये था कि लद्दाख 70% हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का 70% जियोग्राफिकल एरिया लद्दाख का था, लेकिन इनको ग्रांट्स मिलती थी 2 से 3%, 4%, 5%। ना ढंग का कॉलेज, ना बिजली। 2014-15 तक जब मैं वहाँ से निकला हूँ, 2014 के बाद बिजली आई है वहाँ पे। वहाँ पे बिजली नहीं थी ओंकार जी, 4 घंटे जनरेटर चलता था रात को, लेह जैसे शहर में। और आपको कोई भी घर में 15 एम्पेयर का प्लग लगाना अलाउड नहीं था, पकड़े जाओ तो फाइन होता है। हीटर अलाउड, इतनी सर्दी, आप हीटर और ब्लोअर नहीं चला सकते बिकॉज जनरेटर पर दम पड़ता था, प्रेशर। इनकी डिमांड थी हमें यूटी बना दो। इस सरकार ने 2019 में उनको यूटी बना दिया, तो बड़े खुश हुए, ढोल पताके बजे। अब एकदम से डिमांड खड़ी कर दी हमें स्टेट बना दो। पॉपुलेशन इनकी 3-3.5 लाख टोटल है। पूरा कारगिल और इलाका बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन है नहीं। तो अब 3-3.5 लाख की तो 2 सीट बनती है एमपी की। नो नो, 2 नहीं, 1 नहीं बनती, 10 लाख की सीट एक है ही हमारी। बनती है। एक, हाँ, एक ही 2 बनती है। असेंबली, 2 असेंबली की सीट्स बनती है ढंग की। हाँ। तो आप उसमें स्टेट बनाने लगे। फिर एक थोड़ा टेक्निकल इशू ये भी था कि 95% पॉपुलेशन वहाँ शेड्यूल ट्राइब है, और शेड्यूल ट्राइब कमीशन जो है भारत का, उसने इस सरकार ने नियुक्त किया था। उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि 95% आप इसको शेड्यूल कास्ट वो है, तो इसको शेड्यूल कास्ट एरिया का स्टेटस दे दो, उसमें थोड़ा सा इनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। और तीसरी डिमांड इनकी आने लगी कि भाई लद्दाख में वर्किंग सीजन सिर्फ 4 महीने तक सीमेंट से काम कर सकते हो, उस महीने साल में 8 महीने आप सीमेंट से काम नहीं कर सकते। आपने लिपाई की, प्लास्टर किया, रात को जैसे ही टेम्परेचर गिरा, आपका पूरे का पूरा प्लास्टर के अंदर पानी जम जाता है और अगले दिन प्लास्टर नीचे गिर जाता है। तो इनका ये था कि आप सेंट्रल से स्कीम आती है, यूटी है, सेंटर के नीचे है, गवर्नर जी के पास आती है, एलजी के पास, फिर डीसी के पास आती है। तो डीसी साहब उसको जब तक आगे टेंडर वेंडर करते हैं, वो सारा समय निकल जाता है। और जब टेंडर, जब फंड का टाइम आता है, काम करने का टाइम आता है, वर्क ऑर्डर प्लेस करने का टाइम आता है, तो सर्दियाँ शुरू हो गई होती हैं। हम काम नहीं कर पाते, और अगली सर्दी आने से, ख़त्म होने से पहले 1 अप्रैल आ जाता है, क्योंकि लद्दाख में सर्दी जाके अप्रैल मई में जाके ख़त्म होती है, और नेक्स्ट ईयर का बजट स्टार्ट होता है, पहले कल फंड ख़त्म हो जाते हैं। तो जो इस बार हमने टेंडर किया, ठेका किया, उसके लिए फंड ही नहीं है। तो उनका ये डिमांड था कि भाई ऐसा करो कि हमें आप ना पंचायत लेवल पे फंड दे दो, हर पंचायत डिसाइड करेगी कि हमने कौन सी सड़क कहाँ बनानी हो। उसमें खतरा ये है ओमकार जी, सेंसिटिव स्टेट है, चाइना का वहाँ पहले इन्फ्लुएंस था, पहले, अभी भी है। इन्फ्लुएंस इन सेंस कि लद्दाखियों को लगता है कि जैसे कश्मीरी भारत को पाकिस्तान पाकिस्तान करके ब्लैकमेल करते हैं, तो इनके पास एक ब्लैकमेल टूल है कि कुछ ज़्यादा नौबत आएगी तो हम चाइना चाइना करना शुरू कर देंगे, तो भारत घबरा जाएगा। तो इन्होंने ये जो पूरा इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो सपोर्ट ही नहीं करता कि स्टेट बन जाए। पंचायत वाला जो उनकी डिमांड है, वो इसलिए सपोर्ट नहीं हो सकती कि कल को अगर भारतीय सेना के लिए सड़क कहीं गांव से बन रही हो, और वो जो सरपंच है उस पंचायत वाले लोग अगर ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जो कि चाइना के साथ एमयू करके बैठी है, तो हो सकता है सड़क ही ना बनने दें। तो इतनी लिबर्टी भी नहीं, पर ये सारी चीज़ें निगोशिएबल हैं। तो इनकी जी। टॉक्स चल रही थी। इस साल वो टॉक्स शुरू में ख़त्म हो गई, ब्रेकडाउन हुआ था। अभी सरकार ने 3 दिन पहले कहा कि आप अपने प्रतिनिधियों को भेजो दिल्ली, 6 अक्टूबर को बात करके देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, जो आपकी डिमांड्स हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो वहाँ एक करेक्टर है सोनम वांगचुक, जिसको डीप स्टेट ने 3 इडियट मूवी का हीरो बनाया, उसको पॉपुलर बनाया। मैं उस इलाके में रहा हूँ, और मैं जे.एंड.के स्टेट का, मैं भी उसको लाइक करता हूँ। उसे स्कूल जाओ तो बड़ा अच्छा। उसने उसने 2018 में बोला कि मैं एक हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेट लर्निंग खोलूंगा, मुझे ज़मीन चाहिए। तो वहाँ ज़मीन खुली पड़ी बंजर, सरकार ने दे दी। क्लॉज ये था उसमें कि भाई आपने इतने इतने टाइम के अंदर इसके ऊपर सारी कार्रवाई शुरू करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। उस भाई साहब ने, जिसको कि क्लियरली वो अभी फरवरी महीने में पाकिस्तान गया हुआ था क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, वो हर जगह जाता है जहाँ पे हम नहीं जाते। तो वो भाई साहब ने कुछ नहीं किया, दुनिया भर वो से परेशान। यूनुस वो यूनुस से भी मिलके आया है। यूनुस का दोस्त है वो, यूनुस का तो खास जी। दोस्त है वो। तो उसने कुछ नहीं किया। तो इस बार डीसी साहब ने कहा आपका जो क्लॉज हो गया एक्सपायर, ना तो आपने काम शुरू किया, आपने और तो और
अलॉटमेंट के बाद उस जमीन की लीज जो करानी थी रजिस्टर वो भी नहीं करवाई, तो वो कैंसिल कर दी। तो वो बैठा हुआ था अनशन पे। जैसे ही सरकार ने अनशन पे बैठा, कोई इसका साथ नहीं देता, तो होते हैं 150 हर बार होते हैं। जैसे दिल्ली ने कहा कि 6 अक्टूबर को आप आओ हमसे बात करो, उससे लगा वो ले, मैं तो रह गया साइड पे, क्योंकि लद्दाखियों ने अपनी अपेक्स बॉडी कारगिल में अपनी और लेह में अपनी उन्होंने अपेक्स बॉडी चुनी हुई है और उनके नुमाइंदे जाके दिल्ली में बात करेंगे। तो एकदम से उसको अपना जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था, उसकी जो पावर थी वो निकलती हाथ से निकलती नजर आई। तो यहाँ दंगा हो गया। शाम को कहता कि मैं अनशन बंद कर रहा हूँ बिकॉज मैं तो इसमें ऑलरेडी नहीं, पता नहीं लोग कहाँ से आए। अब लद्दाख ऐसा इलाका है कि बाहर वाले आ ही नहीं सकते, शक्लें नहीं मिलती। बिल्कुल, बाहर वाला बिल्कुल। आगे दंगा। नेपाल में क्या था जी, नेपाल में जी आगे बाहर से आगे, इधर से आगे उधर से आगे, काफ़ी सारी पॉपुलेशन बॉर्डर के लद्दाखियों के जो फीचर्स हैं वो लद्दाख में ही हैं, वो आपको दिल्ली में नहीं मिलेंगे, ना जम्मू में ना कश्मीर में। तो बाहर से कहाँ से आए। तो ये, और कांग्रेस का जैसे आपने कहा उस लीडर का फोटो भी आया और वो भी आया, तो सीधी सीधी बात है, डीप स्टेट गेम खेल रही है। उनका प्रतिनिधि जो हमारे भारत में घूम रहा है पप्पू, वो आज कभी कुछ बात करता है कभी कुछ बात करता है, जेनजी की बात कर रहा है, बच्चों को उकसा रहा है। तो ये अच्छा नहीं है। और मेरे को लगता है कि अभी एक टाइम आ गया कि भारतीय सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये जो खुले कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं गलियों में, इनको रोकना पड़ेगा। ये तो नहीं तो बच्चों को मरवा के गुमराह करके बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं 2 मिनट में, कोई किसी जॉब नहीं मिल रहा, किसी के नंबर अच्छे नहीं आए तो उसको लग रहा है ये ठीक है, पत्थर मार लेते हैं गली में। और वहाँ की पॉपुलेशन बाय नेचर इतनी पीस लविंग है, नॉन वायलेंट बुद्धिस्ट है। 47 में जब पाकिस्तान आर्मी लेह से 10 किलोमीटर दूर आके रुकी और अगले दिन लेह आना था, तो भारतीय फौज की छोटी टुकड़ी वहाँ पहुंची थी, तो उन्होंने कहा था लोगों को आओ हमारे से मिलकर लड़ो, हम 20-22 लोग हैं, तुम आ जाओ। उन्होंने कहा जी हम तो बुद्धिस्ट हैं, हम तो लड़ते नहीं। तो फिर एक फैसला किया लिया कि लेह से 100 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ एक नया गांव खाली जगह पड़ी थी, इनको सबको वहाँ शिफ्ट किया जाए और भारतीय सेना यहाँ लड़ेगी। जब उससे पहले अटैक हो गया, ये निकल नहीं पाए, फिर फौज बाई एयर आई और फिर हमने लद्दाख को बचाया। तो वो लोग जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि बुद्धिज्म उनको मना करता है, आज वो आगजनी कर रहे हैं, दफ्तर जला रहे हैं। सीआरपीएफ जो ना जम्मू कश्मीर का हिस्सा है ना कि वो पूरे भारत के फौज हैं, उसमें लद्दाखी भी हैं, कश्मीरी भी हैं, जम्मू वाले भी हैं, बिहारी भी हैं, उनकी गाड़ी जला ली आपने। तो एक्सटर्नल डिज़ाइन है, इन लोगों को गुमराह करके यूज़ किया गया है। सोनम वांगचुक का मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसमें रोल है, क्योंकि उसकी ज़मीन चली गई और जगहसाई अलग से हुई। और वो पाकिस्तान फरवरी में क्यों गया, जब हमारे स्ट्रेंड रिलेशन उनके साथ। और जिन लोगों को ये अवार्ड मिलते हैं ना, मेरे साथ से अवार्ड फलाना अवार्ड है, उसको मिले हुए हैं, तो वो सारे के सारे केजरीवाल से लेके हम अपनी लिस्ट निकाल के देखेंगे, वो सारे वो एक ही कैटेगरी के लोग हैं। तो ये सही है। डीप स्टेट की गेम है ये जी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। जय। नमस्ते। जय हिंद।